नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का। राजधानी देहरादून के पुरुकुल गांव में बनने वाले सैन्य धाम को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम ऐसा बन सके जो यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए 5वां धाम हो और वो उससे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकें। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि पहले के डिजाइन में कुछ परिवर्तन किया गया था, इसकी वजह से कुछ देरी हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि जिस रफ्तार से काम हो रहा है तो तय समय पर सैन्य धाम का निर्माण हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज इसी विषय को लेकर सचिवालय में उनकी ओर से एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें धाम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम राज्य के उन वीर सपूतों की कहानी को बयां करेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सैन्य धाम को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा। नहीं, आज उसकी मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और पहले भी मैं समीक्षा कर चुका हूँ। जो भी कमी है या उसको और तेजी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है। तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा, इसलिए उसकी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। देखिए, सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना 19 फरवरी लॉन्च से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं और आज हमारी हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसमें कुछ और हम चेंजिंग करने जा रहे हैं ताकि उसकी भव्यता बनी रहे और जब टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, उस धाम को देखे उनके उसी पर चर्चा होगी। यूपी में हुए अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और सख्त करने की सलाह के बाद पुलिस मुख्यालय भी उनकी सुरक्षा और कड़ी करने को लेकर सतर्क हो गया है। पुलिस मुख्यालय में इसे लेकर अधिकारियों की बैठक भी हुई। एडीजी कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय या मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में लोग बिना सख्त चेकिंग के उनसे मिलने नहीं जा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लॉडियो रैक्लोनो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस अवसर पर राज्य में युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में यहां के युवाओं में स्किल को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए अगर स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में कार्य किया जाए। राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्स की अच्छी सुविधा मिलने से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं।
इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी चार धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी और इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक होने की संभावना है। चार धाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे चार धाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने केदारनाथ हेली सेवा के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन देखते हुए बहुत अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानियां हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में केवल 4 दिन शेष हैं। ऐसे में तीर्थ नगरी ऋषिकेश और मुनिकीरेती समेत लक्ष्मण झूला में पर्यटकों की भीड़ लाखों की संख्या में देखने को मिल रही है। तीनों क्षेत्रों के करीब 1000 होटल, रिजॉर्ट और कैंप पर्यटकों से भरे हुए हैं। राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में गंगा में रंग बिरंगी राफ्टों में गतिविधियों का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों को भी देखा जा रहा है। लाखों की संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय दुकानदार और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। आज से 4 दिन बाद चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक तीर्थ नगरी ऋषिकेश का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। कहीं गंगा में रंग बिरंगी राफ्टिंग का लुत्फ उठाते दिख रहे हैं, तो कहीं राफ्टिंग के साथ साथ कैंपिंग और एडवेंचर का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय जो दुकानदार हैं और व्यापारी हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि यात्रा किस तरीके से व्यापारियों के लिए लाभदायक होगी। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से एएनबी न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में अंतर कलह और गुटबाजी को लेकर इन दिनों पार्टी के पर्यवेक्षक पीएल पुनिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही पुनिया पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर मचे इस घमासान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वातावरण अब ठीक नहीं रहा। जहां पर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ ही अविश्वास चल रहा है, तो वहां पर सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है। भट्ट ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के नेता गलत ट्रैक पर चल रहे हैं और यही वजह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी पार्टी पदाधिकारियों को गलत लाइन देने का काम किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, अच्छा होता कांग्रेस उन विषयों को रखती जिन विषयों के आधार पर सरकार को दिए गए उनके सुझाव का इम्प्लीमेंट हुआ हो। मुख्य रूप से पूरा वर्ष भर आंतरिक द्वंद्व से कांग्रेस जूझती रही और एक व्यक्ति जो बनता है उसका दूसरा विरोध करता है। ये उनके यहाँ एक प्रकार से संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप बन गया है। प्रदेश के प्रभारी के प्रति अविश्वास का वातावरण और यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब क्या बोलना है, इसकी प्रवक्ताओं को भी अज्ञानता का एक पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उनको दिया गया।
तो आशा यही है कि जब आंतरिक द्वंद्व होता है उसके पीछे कारण क्यों नहीं होता है कि जो इश्यूज होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, जब उन मुद्दों का खरास हो जाता है, वो मुद्दे किसी दल पर रहते नहीं हैं। और भाई हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि मुख्य विपक्षी दल है आज मुद्दा विहीन इस राज्य के अंदर बन गया। तो अब वो उस रूप में इन सब घटनाक्रमों को जो उनके दल में घटित हुए, इतने लोगों ने पार्टी छोड़ी, आज भी लगातार छोड़े, उससे उपलब्धि मान रहे हैं। तो मुझे इसमें कुछ अल्मोड़ा दौरे पर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर के नौगांव में 90 लाख रुपए की लागत से बने लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के लोगों को विकास योजनाओं का लाभ देना है और नौगांव क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए, आज नौगांव को बहुत बड़ी सौगात जो है हम लोग समर्पित कर रहे हैं। नौगांव की भूमि बहुत समय से जो है सिंचित होने के लिए एक योजना की लगातार वहाँ क्षेत्र वालों की ओर से डिमांड आ रही थी, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी के साथ यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वह योजना जो है नौगांव सिंचाई पंपिंग योजना जो है आज लोकार्पित हो गई है। और यह योजना लगभग 90 लाख की धनराशि के साथ बनी है। और मैं समझती हूँ कि नौगांव वालों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरत की जो उनकी चीज़ थी कि उनकी भूमि जो है सिंचित हो, इसके बाद से मैं समझती हूँ कि अब उनको कभी पानी का या सिंचाई का कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये योजना जो है जन भावनाओं के अनुकूल नौगांव को समर्पित की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाला समय किसानों के हित में, आने वाला समय जो है नौगांव के हित में जो है बहुत अच्छा। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस मौके पर हल्द्वानी में खेल यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के पास ही 37 एकड़ भूमि का भी निरीक्षण करते हुए बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होंगे, उस लिहाजे से स्टेडियम की तैयारी को देखा गया है। देखिए, आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पज़ ये था कि चूँकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं। उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है या क्या स्थिति में है और कितने इसमें जो है हमारे को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें करनी होंगी। तो आज निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से आगे विभाग इस दिशा में गंभीर प्रयास करेगा कि शेष भूमि जो 37 एकड़ की है वह खेल विभाग के नाम आ सके, ताकि इस पे यूनिवर्सिटी हम लोग आगे आने वाले समय में खोल सके, ताकि इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम हो या यहाँ पर बने हुए चाहे हमारे मल्टीपर्पज़ हॉल हो या बैडमिंटन हॉल हो या स्विमिंग हो या हमारा जो ऑडिटोरियम हो, ये सभी चीज़ें जो हैं जो आज संसाधन यहाँ पे जुटाए गए हैं वो आने वाले समय में भी लगातार जो है वो चलते रहे, बच्चों के उपयोग के लिए आते रहे और यहाँ से हमारे खिलाड़ी जो है सही तरीके से प्रशिक्षित होते हुए आने वाले समय में देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। तो इस दिशा में जो है आज निरीक्षण भी किया गया और मुझे लगता है कि इसकी जो और अन्य आवश्यकताएं हैं, औपचारिकताएं हैं, वो आने वाले समय में पूर्ण करते हुए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यूपी की तरह ही उत्तराखंड को भी अपराध मुक्त बनाने के लिए शासन के साथ ही प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि मेरी ओर से स्पेशल टास्क फोर्स को टास्क दिया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के टॉप 50 अधिकारियों की पहचान करने की बात कही गई है। इसके बाद उनकी मॉनिटरिंग स्पेशल टास्क फोर्स करेगी। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हर जिले में कैसे टॉप 10 अपराधियों को पहचाना जाता है, कहां पर कौन सा जिला बहुत अच्छा कार्य करता है। उन्होंने बताया कि मैंने स्पेशल टास्क फोर्स को टास्क दिया है कि पूरे प्रदेश के 50 अपराधियों को अपनी रडार पर रखें। वो मैंने एसटीएफ को टास्क दिया है। एसटीएफ को टास्क दिया है कि पूरे प्रदेश के टॉप 50 को आइडेंटिफाई करें, फिर उनकी मॉनिटरिंग हम एसटीएफ से करवाएंगे। जैसे है ना, हर जिला अपने अपने टॉप 10 करता है, तो कई बारी कोई जिला
बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, एसओजी वहाँ की बहुत बढ़िया है, कुछ जिले एकाध नहीं कर पाते। तो हमारा एक एसटीएफ को भी टास्क दिया मैंने कि आप अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के पीपल टनोला डहला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मिठाई बांटी। बता दें कि यहां विधायक निधि से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस मोटर मार्ग से तल्ली भयाड़ी, मल्ली भयाड़ी, कीर्तिनगर, मुंदड़ा, जसपुर, औलत गांव को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों को सड़क की सौगात मिलने पर उन्होंने सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सल्ट विधानसभा के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना मेरी प्राथमिकता है। आगामी पर्व ईद उल फितर को लेकर थाना झबरेड़ा परिसर में सीओ मंगलौर की ओर से सभी समुदाय के लोगों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें स्थानीय लोगों से त्योहार को सकुशल सौहार्दपूर्ण संपन्न कराए जाने की अपील की गई। ये जिन जिन गाँव में जो है ईदगाहें वगैरह है और नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, मिक्स पॉपुलेशन है, उन सभी लोगों को जो है यहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है मीटिंग ली गई है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूर्व में भी कोई समस्या नहीं रही, वर्तमान में भी समस्या इस ईद त्यौहार को लेकर नहीं रहेगी, ये इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। फिर भी पुलिस की तरफ से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हाँ, ये हमने एक नया वो प्रयोग कर रहे हैं कि रात्रि में जो है जहाँ भी ईदगाह वगैरह या मस्जिद वगैरह में नमाजें वगैरह होती है तो कुछ बैड एलिमेंट जो है वहाँ कुछ ना कुछ हरकत ना करें। इसके लिए जो है हमने प्रत्येक ईदगाह में एक जो है कुछ एसपीओ को चिन्हित किया है, करेंगे, उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। उन लोगों को रात्रि में जो है पुलिस के साथ सुरक्षा के लिए साथ रखा जाएगा। बैड एलिमेंट को ये है कि कोई भी आदमी अगर कोई भी बैड एलिमेंट अगर कोई हरकत करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध जो है कठोर। रुड़की नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर कुल 46 शिकायतें आईं, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के जल्द निस्तारण की बात कही गई। आज जो पिछला तहसील दिवस डॉक्टर साहब वो आज किधर को आ गए, लगभग 2-2.5 महीने बाद मेरा 46 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और 46 शिकायतों में से 3 का ही निस्तारण मौके पर हम लोग कर पाए हैं। बाकी जो शिकायतें हैं उसका बहुत ही समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो, संबंधित विभागों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये शिकायतें सही समय पर निस्तारित हो जाएंगी। ये रहा तहसील दिवस दूसरे चल रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कभी रहती है, शिकायतें कम रहती हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये इसका रीज़न देखिए, इसका दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं। चूँकि शासन ने समय निर्धारित किया है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में रहें। वहीं पौड़ी जिले के रिखड़ी खाल और धूमाकोट क्षेत्र में बाघ के हमले से अब तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। इस क्षेत्र के विधायक दलीप रावत ने भी बाघ के हमलों से ग्रामीणों को निजात दिलवाने के लिए प्रशासन को गश्त बढ़ाने को कहा है। वहीं कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने दलीप रावत के बयान पर पलटवार किया है। अनुकृति ने कहा कि कॉर्बेट पार्क से राजस्व बढ़ा है, जिससे देश को फायदा हुआ है, इसलिए इसे लैंसडाउन के लिए अभिशाप कहना गलत है। तो 2 दिन पहले तो घटना एक डाला पाम के सर में भी जार का एक आदमी को मारते हैं। जी आज भी मैंने सुना जो है यहाँ भी 2 बाघ हैं लगभग जो है। दो तो है बोले, एक ही दिखा पर 2 तो है। तो क्या माहौल कैसा है? पूरा दहशत का माहौल। बच्चों से डर, छोटे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? दूर दराज गाँव जंगली एरिया है, बाजार बहुत दूर है। साथ बर्दाश्त में अनुरोध करता हूँ कि इसकी तुरंत व्यवस्था करी जाए, पिंजरों की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को बच्चे और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है
रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई और उस पर हम लोग प्रयास चारों तरफ बस्ती है इसकी। और ये तो मेरी समस्या तो मॉनिटर हो चुका है। तो दो मार दिया इसने। हाँ, और इतना तो दिन दहाड़े तुम समझो कि मैं सबसे आगे मैं ही खड़ा था, वो तो मेरे बगल से निकल के गया और इतनी स्पीड में इतनी एग्रेसिव होके आया। हाँ, वो तो यहीं घूम रहा है भाई। डेड बॉडी तो मैंने फिलहाल निकलवा दी है वहां से। तो पुलिस अभी फॉरेस्ट तो पहुंचा नहीं है यहाँ, क्योंकि फॉरेस्ट वाले दूसरे पोर्शन पे लगे हुए हैं वहां जहाँ पहले से एकदम उसकी मूवमेंट। हाँ भाई, इसको एक तो पिंजरे लगवा देना है यहाँ पे भाई। अब तो मारने का ही आदेश देना पड़ेगा ना, तो ये तो क्षेत्र को खा जाएगा हमारे। हाँ, और एक ये बात डीएम के लिए बोलना कि अगल बगल के जितनी स्कूल हैं इनकी छुट्टी करवा दे। सिंह नेगी जी जो वहाँ हल्दुखाल में प्रवक्ता रहे, आज जो दुर्घटना उनके साथ हुई है वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे ही हमारे ग्राम डिल्ला के अंदर जो दुर्घटना हुई, दोनों ही परिवारों के साथ मेरी सहानुभूति है। और मैं सोचती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि आज लैंसडाउन विधानसभा, लैंसडाउन क्षेत्र जो है, जिस तरीके से मैं एक वीडियो फेसबुक पे देख रही थी, तो वहां के क्षेत्र विधायक कह रहे हैं कि लैंसडाउन विधानसभा के अंदर जो है 70% का हिस्सा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगता हुआ हिस्सा है और कॉर्बेट नेशनल पार्क इस क्षेत्र के लिए अभिशाप हो गया। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ लैंसडाउन विधानसभा में नहीं लगता। दूसरा जो छोर है कॉर्बेट नेशनल पार्क का या उत्तराखंड के जो दूसरे हिस्से हैं, अगर आप वहां स्टडी करके देखेंगे, या स्टडी करने की जरूरत भी नहीं, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा रिसोर्स है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड डेस्टिनेशन है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। और उत्तराखंड के दूसरे क्षेत्रों में कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाखों लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लोगों के बिजनेस स्टैब्लिश हुए हैं, बहुत सा रेवेन्यू उत्तराखंड के अंदर कॉर्बेट नेशनल पार्क से आता है। तो सिर्फ ये कह देना कि कॉर्बेट नेशनल पार्क लैंसडाउन के लिए अभिशाप है, मैं सोचती हूँ गलत है। क्योंकि आप कॉर्बेट नेशनल पार्क को एज अ रिसोर्स नहीं यूटिलाइज कर पाए, आप उसकी यूटिलिटी नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, आप उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, कोई प्लान नहीं कर पाए, तो यह आपकी नाकामियां हैं। ये हल्द्वानी शहर में पेयजल किल्लत को लेकर एक बार फिर हाहाकार मच गया। रमजान का महीना होने के बाद भी शहर के कई इलाकों में भारी पेयजल किल्लत हो रही है, जिससे आक्रोशित सैकड़ों महिलाएं और स्थानीय लोगों ने आज जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। उधर हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस फोर्स भी बुलाई गई। आक्रोशित महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्रों में लंबे समय से पेयजल किल्लत चल रही है, बावजूद इसके जल संस्थान के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारे एक महीना हो गया रमजान होते हुए, हमें 22-23 रमजानों से हमें पानी बिल्कुल नहीं, वैसे तो 5 साल से हमें दिक्कत हो रही है। हम परेशानी उठा रहे थे, कोई बात नहीं, कहीं से मिल जाए, कैसे कुछ टैंक चला गया, कुछ भी करा, मगर अब हमें 22 दिन से हमें बहुत इतनी दिक्कत हो गई कि पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब ये कहे सुने से एक टैंक भेज देते हैं, उसमें झगड़े, एक टैंक भेज देते हैं, भेजने के बाद में उसमें 100 लोग होते हैं, 100 में 10 को मिलता, 12 मारा पीटी होती, झगड़ाबाजी, फिर पुलिस थाना होता है, उसको भी हम भूल जाते हैं। बताओ, हम नन्हे बच्चों को लेकर हमारे रमजान में तो छोटे छोटे बच्चे भी रोजे रखते हैं, उन तक को पानी नहीं मिल जाएगा। और ये 5 साल से हमें तो दिक्कत थी, मगर इस महीने में बहुत ही दिक्कत हो। देखिए, मैं वार्ड नंबर 14 का पार्षद महेश चंद्र। मेरे वार्ड में इस समय काफ़ी मात्रा में काफ़ी जगहों पे पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि गोला गेट में बिल्कुल पानी की कई सालों से दिक्कत है। जो इस समस्या के लिए हम बार बार यहाँ मौखिक कह चुके हैं और लिखित तौर पर दे चुके हैं। इनको कह भी चुके थे कि अगर ये काम जल्दी आपने समाधान नहीं करा तो हम यहाँ पे धरना देंगे, आपका घेराव करेंगे। आज इसीलिए क्षेत्र के वासी मेरे घर आए, सुबह 8:30 बजे पहुँच गए थे। मैंने उनको समझाया कि अभी जाइए, 10:30 बजे ऑफिस खुले, जाके साहब से बात करते करके। तो जब यहाँ आए तो यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी गई और तब जाके हमने बहुत जाकर हल्ला करा। रमजान का महीना चल रहा है, इनके रोजे हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग रहते हैं इनके रोजे हैं, काफ़ी परेशान हैं और पानी के हमेशा बिल देते हैं। और 5 साल से इनका वहाँ पानी नहीं आ रहा, जो 5 साल से जल संस्थान ने कर रखा है कि सिर्फ टैंकर भेजते हैं, कभी कभी टैंकर भेजते हैं और उससे ही कहते हैं कि अपने अपने घरों में भरे। और इससे रमजान का महीना है
और ये अपने घर पे कैसे पानी भर सकते हैं इस तरीके से? क्या बता रहे हैं? कारण ये बता रहे कि आ जाएगा, हमेशा यही कहते हैं, मगर पूर्ण रूप से कारण नहीं बता पा रहे। कब से स्थिति खराब चल रही है? मतलब ये हमेशा 5 साल से यही है। मैंने इन लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, बैठा हूँ मैं सीट पर, तो मैंने इन लोगों को भी जो है टैंकर भेजने का आश्वासन दिया है कि टैंकर भेज करके 3 दिन पानी चलाएंगे, उसके बाद तब तक लाइन ठीक करा देगी, उसमें पानी समस्या समाधान हो जाएगा। कारण क्या सर, कारण क्या पानी नहीं आने की क्षेत्र में? कारण ये जो बता रहे हैं यही साहब कि वहाँ की जगह जगह लीकेज है लाइनों में, इसकी वजह से पानी जो है निकल जा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। तो लीकेज कब ठीक करेंगे आप लोग? लीकेज जो है वो अभी आज ही लगा देंगे, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। सर पेयजल सप्लाई की क्या स्थिति है शहर में? पेयजल अब अभी तो ये लोग पहली बार आए हैं, तो यहाँ की समस्या भी देख रहा हूँ। पूरे शहर की क्या समस्या, मतलब क्या स्टेटस है पानी को लेकर? अब पूरे शहर के लिए तो पानी अभी जहाँ और जगह कोई दिक्कत, किसी की समस्या नहीं आई है, अभी फिलहाल ही राजपुरा की दिक्कत आई है। दून पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस माह की 12 तारीख को एफआरआईए से रिटायर 78 वर्षीय मंजीत कौर घर पर मृत अवस्था में मिली थी। उनका गला चाकू से रेता गया था। वो घर पर अकेली रहती थी। मामले के खुलासे के लिए 6 पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिसने सीसीटीवी की जांच की तो पाया कि एक संदिग्ध युवक मृतका के घर में गया था, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी इकट्ठा करने के बाद पंकज शर्मा उर्फ बंटी को प्रेमनगर के दशहरा ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने महिला की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने मंजीत कौर से रुपए उधार मांगे थे, लेकिन महिला ने उसे उधार देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया है। उसके उधार मांगने गया था। 11 तारीख को मृतका के पास सुबह भी गया, शाम को भी गया, 6:30-7 के बीच। दोनों टाइम मृतका ने मना किया और उसी बात पर शराब के नशे में था। उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उसे गला रेतने के बाद जो है उसको जब बहुत सारा खून पर पड़ा तो उसके बाद वो परेशान होकर के वहाँ से भी निकल गया था। वो घटना और भी गार्ड करता लेकिन वहाँ पर विचलित होकर के वहाँ से निकल गया। इस पूरे प्रकरण में जो भी रिकवरियाँ हैं, एक तो ऐसा है कि जो खून आलूदा इसके कपड़े हैं, टी शर्ट और जीन्स, वो हमने रिकवर किया। घटना के बाद ये पानी पिया उसने कांच के गिलास में, वो फिंगरप्रिंट युक्त जो है हमने कांच के गिलास वो बरामद किया है। एक जब घटना के बाद इसने जो है जो घर का जो पर्दा होता है उसमें हाथ पहुँचा तो वो खून आलूदा हमने जो है वो पर्दा बरामद कर लिया है। उसी के दिन जब घटना जिस दिन घटी थी पुलिस टीम हमारी गई थी तो वो चाकू भी हमारे पास है, खून आलूदा चाकू भी हमने बरामद कर लिया है। और घटना के बाद ये बड़ा विचलित था, अपने परिवार को लेकर के ऋषिकेश में गया तो ये बहुत अच्छा एक वर्कआउट हुआ है और इसमें बहुत सारे एंगल लेकर के हम चल रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और फुटेज के बाद जो इससे हरकतें थी और कुछ हमारे मुखबिर ने सूचना करी, उसके आधार पर हमने इसको अप्रेंड किया। ये मामला वर्कआउट हो गया है। इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 15,000 और आईजी रेंज के। आपड़ू उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।